अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू एवरीडे फिज़िक्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे कि वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ्स हमें क्या बताते हैं और उनकी स्लोप हमें क्या बताती है। तो हम फर्स्ट कर लें कि आपने टाइम को एक्स एक्सिस पे रखा है। टाइम जो है ना वो इंडिपेंडेंट एक्सिस है। टाइम ने चलते रहना, उससे नहीं फ़र्क पड़ता कि आपकी वेलोसिटी जो है वो चेंज की है तो मैं भी चेंज हो जाऊँ, नहीं। टाइम जो है वो उसने मूव ऑन किए जाना है। तो एक्स एक्सिस पे हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को रखते हैं कि जो डिपेंड नहीं कर रही होती किसी पे। अब वेलोसिटी जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है एंड एक्सेट्रा। तो वेलोसिटी को हमने डिपेंडेंट एक्सिस यानी वाई एक्सिस पे रख दिया और टाइम को हमने इंडिपेंडेंट एक्सिस पे रख दिया एक्स एक्सिस पे। अब यहाँ से इनकी एक सीधी स्लोप जनरेट हुई है, एक स्ट्रेट लाइन जनरेट हुई है। अब इसकी स्लोप हमें क्या बता रही है? पर जो स्लोप का फार्मूला जो है मैथ की क्लासेस से हमें बताया कि स्लोप का फार्मूला इक्वल होता है वाई स्क्वायर स्क्वायर नहीं सॉरी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। यानी आपने वाई एक्सिस पे जो चीज़ रखी है उसका सेकंड टर्म ली, फिर उसकी फर्स्ट टर्म ली, इस तरीके से x1 और x2 वाली टर्म्स दी, इस तरह इनको माइनस किया, फिर बाद में डिवाइड कर लिया। तो वाई एक्सिस पे हमने क्या रखा था? वेलोसिटी रखी थी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? v2 माइनस वी1 ओवर t2 माइनस t1। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा v ओवर डेल्टा t आ जाता है, यानी चेंज की बात हो रही है ना, डेल्टा चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो डेल्टा v ओवर डेल्टा t यानी चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम हमें क्या दे रहा होता है? एक्सेलरेशन। तो बेसिकली ये जो वी टी ग्राफ है इसकी स्लोप हमें क्या देती है? एक्सेलरेशन देती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप कहीं लिख लें कि स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। क्योंकि ये जो ग्राफ्स है ना ये आपको मतलब एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए कि ग्राफ की स्लोप हमें क्या बता रही है और ग्राफ से हम यूज़फुल इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो चलें एक एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास टाइम जो है वो 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड इस तरीके से वेरी हो रहा है और जो वेलोसिटी है वो 10 20 30 इस तरीके से वेरी हो रही है। तो अगर हमने इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है और देखनी है कि एक्सेलरेशन इसकी किस तरह है, तो हम क्या करेंगे? पहले v2 माइनस वी1 करेंगे, यानी 20 माइनस 10 ओवर 2 माइनस 1। तो यहाँ पे 10 ओवर 1 आ जाएगा, तो 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। अभी ये हमने V2 और V1 और V2 के बारे में बात की थी। अब V3 और V2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो V3 माइनस वी2 ओवर T3 माइनस T2, यहाँ से भी हमारे पास 10 ओवर 1 आ जाता है और 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इसकी भी एक्सेलरेशन है। तो यानी एक्सेलरेशन जो है वो चेंज नहीं हो रही, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यानी जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में वो सेम आ रहा है। जैसे भी आप जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी के अंदर चेंज जो है वो अगर सेम आ रहा है, वेलोसिटी चेंज तो कर रही है लेकिन इक्वल इंटरवल्स में चेंज कर रही है, तो उस हिसाब से हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाती है? वो भी कांस्टेंट हो जाती है, ज़ीरो नहीं होती, कांस्टेंट हो जाती है, ओके। यानी ए की वैल्यू देगी। तो अब तक हमें पता लगा कि जो स्लोप है वी टी ग्राफ की, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ की स्लोप हमें क्या देती है? एक्सेलरेशन देती है। और अगर स्ट्रेट लाइन हो ना स्लोप की, तो इसका क्या मतलब होता है कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि एरिया जो है वी टी ग्राफ का ये हमें क्या देता है? जो एरिया है वी और टी ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो हमें क्या देता है? वो हमें देता है डिस्टेंस। कैसे डिस्टेंस देता है? कि देखिए आपके पास इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन है, अगर आप इसके जो एंड पॉइंट है यहाँ तक एक नीचे स्ट्रेट लाइन लेके आए, डॉटेड लाइन लेके आए, तो यहाँ से हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ जाता है। यही बात है। एरिया अगर हमने वी टी ग्राफ का फाइंड करना है तो हम इसी तरीके से फाइंड करेंगे ना कि एरिया जो है ट्रायंगल का कितना बन रहा है। अब ये जो ट्रायंगल हमारे पास आ गया, अगर हम इसका एरिया निकाल लें तो हमारे पास वी टी ग्राफ का एरिया भी आ जाएगा। ट्रायंगल का जो एरिया है इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाफ को इसी तरीके से रहने दिया 1/2 को। बेस क्या है इसकी? टी है। हाइट क्या है इसकी? हाइट पे कौन सी क्वांटिटी है? वाई एक्सिस पे जो हाइट दे रही है वो वी है, तो वी मल्टीप्लाई बाय टी। और जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है उससे हमें पता है कि वेलोसिटी इक्वल होती है डिस्टेंस बाय टाइम के। तो अगर हम डिस्टेंस को यही रहने दें और v को मल्टीप्लाई करें t से, तो ये वी टी आ गया ना, वी टी किसके इक्वल है? डिस्टेंस के। अभी जो हाफ साइड पे लगा हुआ है कांस्टेंट कोई भी नंबर लगा हुआ है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें इन वेरिएबल्स को ट्रीट करना है, हमें इन वेरिएबल्स से गर्ज है। तो v मल्टीप्लाई बाई टी हमें क्या देता है? डिस्टेंस। तो जो एरिया है ना वी टी ग्राफ का वो हमें क्या देगा? डिस्टेंस देगा।
ठीक है, ये हमें क्या देगा, डिस्टेंस देगा। चलिए हम जल्दी से एग्जाम्पल कर लेते हैं। आपकी जो 11th क्लास की बुक है फिज़िक्स की, उसमें 53 पेज पे एग्जाम्पल है 3.1। उसमें क्या दिया हुआ, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इज शोन इन द फिगर 3.7। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार एंड फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड। आपने कार के मोशन के बारे में बताना है और जितना उसने डिस्टेंस कवर किया आपने उसके बारे में बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, हमारे पास ग्राफ की शेप जो है वो इस तरीके से दी हुई है कि पहले जो है गाड़ी ने 0 मीटर से शुरू किया है, 0 से शुरू किया है, फिर उसने अपनी वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा ली है। फिर वो इसी वेलोसिटी के साथ मूव किए जा रही है। फिर वो उसने अपनी वेलोसिटी डिक्रीज़ की और दोबारा वो किस वेलोसिटी पे आ गई, 0 पे आ गई। तो हमने इस चीज़ को बताना है कि इसके पूरे मोशन के बारे में बताना है कि वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज हुई इसकी स्लोप से, और दूसरा हमने इसका टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, हमने कहा था कि स्लोप जो है वो किसकी इक्वल होती है, एक्सेलरेशन के। तो जहाँ भी ये स्लोप्स आएंगी ना, जो भी इसकी जो एंडिंग पॉइंट्स है, हम वहाँ पे इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे और इसका जो पूरा एरिया है इसके अंडर, उससे हम क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो हम इसके पोर्शन बना लेते हैं। तो जो ये हम इसके पॉइंट देते हैं A B C D E एंड F, ठीक है, ये हमने इसको पॉइंट्स दे दिए। अब हम B को F के साथ ज्वाइन कर लेते हैं और C को E के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। क्यों हमने ज्वाइन किया, ताकि हम आसानी से जो है इसका एरिया को डिवाइड कर सकें। ठीक है, यानी अब 2 ट्रायंगल बन गए और 1 रेक्टेंगल बन गया। अगर हमने इस पूरी फिगर का एरिया फाइंड करना होता तो नहीं कर सकते थे, लेकिन हमें एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला आता है, हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आता है, इसीलिए हमने इसको डिवाइड कर लिया। तो चले A से B तक बात करते हैं। A से B तक क्या हुआ, इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1। v2 क्या है, 20 तक लेके गया ना अपनी एक्सेलरेशन को। ये फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है, इसकी फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल क्या थी, 0 थी। ठीक है, तो 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 0, क्योंकि टाइम जो है वो 5 है। ठीक है, ये इसकी एक्सेलरेशन क्या हो गई यहाँ पे, 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन है। फिर B से C तक बात करते हैं। जो स्ट्रेट लाइन है ये हमें क्या बता रही है, ये हमें ये बता रही है कि इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। तो यानी जो VI है यहाँ पे वो भी 20 है, VF भी 20 है, और टाइम जो है वो पहले 5 था फिर 15 है। तो V2 माइनस V1 करें, 20 माइनस 20 वो 0 हो जाएगा। टाइम नीचे 10 आ रहा है, लेकिन ऊपर जो है वो वेलोसिटी ही 0, वेलोसिटी का जो चेंज है वो ही 0 हो गया। तो अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं की तो एक्सेलरेशन क्या हुई, नहीं हुई। तो यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन 0 क्यों शो हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज ही नहीं आया। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन यही शो कर रही है कि वेलोसिटी जो है वो एक A की वैल्यू दे रही है। फिर C से जब D पॉइंट की तरफ आते हैं तो अब देखें जो वेलोसिटी है वो घट रही है। ठीक है, पहले वेलोसिटी कितनी थी, 20, बाद में कितनी हो गई, 0। ठीक है, तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है। अब 0 माइनस 20 होगा डिवाइडेड बाय 20 माइनस 15। तो यहाँ पर हमें जो आंसर आएगा हमारे पास वो क्या होगा, माइनस क्या होगा यहाँ पे, -4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, -4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी बुक में इन्होंने 19 पर दिया हुआ, लेकिन मैं 20 तक करवा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 19 का दिया। तो अब इसका टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसका जितना भी एरिया है ना हमने इसको डिवाइड कर लिया था 2 राइट एंगल ट्रायंगल में और 1 रेक्टेंगल में। तो पहला राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाफ बेस क्या है इसकी, जो नीचे वाली वैल्यू है वो 5 है, हाइट क्या है इसकी 20 है। ठीक है, प्लस जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो कितना होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ क्या है इसकी, लेंथ क्या है, वेट, लेंथ है इसकी 20 और जो इसकी विड्थ है वो है 10। ठीक है, फिर दोबारा से हमारे पास एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आ जाता है, वो है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाफ 5 मल्टीप्लाई बाय 20 दोबारा से। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 50 प्लस 200 प्लस 50, तो यहाँ पे आ गया 300 मीटर्स। आपकी बुक में थोड़ा सा डिफरेंट आंसर आ रहा है क्योंकि उन्होंने बिल्कुल 20 पे नहीं लिया हुआ, उन्होंने एक
वैल्यू पीछे लिया हुआ है, 19 पे लिया हुआ है, तो वहाँ पे 290 आंसर आ रहा है, जबकि यहाँ पे 300 मीटर्स आंसर आ रहा है। तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।